सभी का बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज का जो ये लेक्चर है वो लेक्चर जो है कुछ एक क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के, कुछ एक अन्य जो टॉपिक है उनके रहेंगे। इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है। तो सीधा हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, हिमाचल के किस गांव को मंडी के अलावा छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मंडी, बी है निर्मंड और अगर आप बातचीत करेंगे तो सी प्रागपुर, डी गुलेर है। इसका सही आंसर आपके सामने लिख कर रखा है। इसका सही आंसर होगा निर्मंड। अगर हम मंडी की बातचीत को छोड़ दें तो जो निर्मंड गांव है उस गांव को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का छोटी काशी का नाम दे के रखा है। तो जब आप देखें कि गांव जो है, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम आपको जो देखने को मिल रहा है निर्मंड, और इस निर्मंड को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। इस निर्मंड को छोटी काशी का दर्जा दे के रखा है। छोटी काशी गांव की बातचीत चली है। अगर ज़िले की बातचीत करें तो मंडी को ऐसा नाम दे के रखा है। निर्मंड जिस नदी के आस पड़ोस में है वो सतलुज नदी देखने को मिलती है। इस बात से आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। निर्मंड की जब भी बातचीत आए तो यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे भुंडा त्यौहार कहते हैं, और ये जो भुंडा त्यौहार है इसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ का मेला कहा जाता है, क्योंकि ये त्यौहार 12 साल के बाद लगता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बात को जब आप समझ बैठते हैं तो निर्मंड इसका सही आंसर होगा। पर यहाँ पर कहते हैं कि परशुराम ने इस जगह जो निर्मंड है यहाँ पर एक परशुराम कोठी का भी क्या किया था? परशुराम जो कोठी है उसका निर्माण करवाया था। तो परशुराम कोठी का संबंध जो है, परशुराम कोठी का संबंध इस निर्मंड से जोड़ा जाता है। तो इस बात को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है कि परशुराम का संबंध भी इस गांव से जोड़ा गया है। आगे अगर बातचीत करें तो ये आपके सामने सारी सारी बातें लिखी है। निर्मंड में मैक्सिमम लोग जो है ब्राह्मण है। तो आपको पता होगा कि अगर आप उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, और उन व्यवस्थाओं को क्या कहा जाता था? उन व्यवस्थाओं को जो बातचीत की जाती थी, उन व्यवस्थाओं की जो बातचीत थी वो बातचीत ये थी कि जो कर्म के आधार पर ना होकर, जब वर्ण व्यवस्था आई तो कर्म के आधार पर ना होकर जाति के आधार पर क्या करके रखा था? डिवीज़न करके रखा था। ये आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। जब आप ये सारी की सारी बातें समझ बैठेंगे तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्राह्मण लोग अधिकतर वहाँ रहते हैं, और ये ब्राह्मण लोग जो है, ये ब्राह्मण लोग आपको याद रखने हैं। तो निर्मंड के बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। कुल्लू के अलावा यहाँ का जो बूढ़ी दिवाली का त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बूढ़ी दिवाली जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बूढ़ी दिवाली जो होती है, सामान्य दिवाली जो होती है, उसके 1 महीने बाद मनाई जाती है। 1 महीने बाद इस दिवाली को मनाया जाएगा। 1 महीने बाद इस दिवाली को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी है कि जो बूढ़ी दिवाली है उसको किस तरीके से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ से आप थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 आपका हो गया है। अब पीछे वाले क्वेश्चन पे चलिए। जब ये क्वेश्चन हो गया है तो थोड़ा दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए और इम्पोर्टेंट होगा। देखो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ढंकर गुफा का संबंध किस जिले से है? अगर आप इस ढंकर गुफा को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सामने एक सवाल तो ज़रूर आएगा कि एक गुफा है, अच्छी बात है। देखो ढंकर एक किला भी हुआ करता था और एक जेल भी थी। एक किला भी था और साथ में एक जेल भी हुआ करती थी। इस बात को भी यहाँ से आपने याद रखना है। एक क्या थी? ये जेल भी हुआ करती थी। जो ढंकर थी एक जेल भी थी। तो ये भी 2 चीज़ें आपको यहाँ से नोट डाउन करनी है। फिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लाहौल स्पीति में ये देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो बातचीत है, किन्नर देश किस जिले का भाग है? मिला जुलाकर 1 मिनट रुकिए, पीछे चलते हैं, क्योंकि जहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वहाँ से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको मज़ा आएगा ना।
यहाँ से लाहौल में खेती का सर्जक कौन है? आपके सामने ऑप्शन दे के रखे हैं, लंगूरा, जमालू, घेफड़, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि खेती का जो देवता है, खेती का जो देवता है, खेती का देवता जो है लाहौल स्पीति में वो कौन है, इस बात को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। वो कौन है? वो जो है घेफड़ है। अच्छे से समझिएगा। आखिरकार जब घेफड़ के बारे में आप पढ़ें तो बिल्कुल राइट डाउन करें कि घेफड़ जो है इसके अन्य क्या क्या नाम है। नंबर 1 थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो घेफड़ है, ये घेफड़ की जब भी चर्चा आए तो लाहौल स्पीति का एक प्रमुख देवता है और इसके अन्य नाम जैसे गेफांग इसी को कहते हैं। एक ग्लेशियर भी है गेफांग और साथ में चोटी भी है, पर एक देवता भी है। तो जो घेफड़ है यहाँ पर अगर बातचीत करें तो इसका एक नाम गेफांग है और ये एक चोटी भी है और चोटी के साथ साथ ही एक देवता भी है। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर किसका देवता है? तो ये अन्न का देवता है, या अन्न का देवता ना हो, अन्न का देवता है। और अन्न का देवता ना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अन्न के देवता के अलावा इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कृषि का देवता भी कहते हैं। कृषि का देवता, कृषि का देवता है ये बात आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। जब ये बातें क्लियर हो गई, घेफड़ हो गया, अन्न का देवता हो गया, आपको गेफांग पता चल गया, गेफांग के बाद चोटी पता चल गई, तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पर क्या यहीं पर हम रुक जाएं? नहीं। जो गेफांग है, गेफांग के बारे में आगे हम ढेर सारी बातें करेंगे, पर यहाँ पर एक लंगूरा एक देवता है और ये लंगूरा जो देवता है, इस लंगूरा देवता को क्या कहा जाता है? ये अपशगुन का देवता है। लाहौल स्पीति में ये अपशगुन का देवता है। इस बात को भी आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। इसके अलावा जब हम जमालू की बातचीत करेंगे, मैं आगे इसको समझाने वाला हूँ। जामलू बोले या जमालू, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे क्वेश्चन लगाया हुआ। किस देवता के बारे में ये कहा जाता है कि 12 साल में एक बार आपस में मिलते हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जमालू, गेफांग, ए और बी डाबला। तो थोड़ा सा समझिएगा कि जो ऐसी कहावत है वो दो देवताओं के बीच में है कि मिलन जो होता है 12 साल के बाद किसका होता है? तो मिलन जो होता है एक तो जमालू है, दूसरा जो है गेफांग है। जमालू और गेफांग का मिलन 12 साल के बाद होता है, ऐसी एक मान्यता है। और जिस जगह पर ये मिलते हैं वो जगह मलाना को माना गया है। वो जगह कहाँ की है? मलाना की है। अच्छे से समझिएगा। आखिरकार जमालू और जो ये गेफांग है ये आपस में भाई भाई माने गए हैं। क्या माने गया है? इनको भाई माना गया है। तो इस बात को भी आपने अच्छे से समझना कि ये क्या है? आपस में भाई है, भाई भाई इनको माना गया है और मलाना में ये मिलते हैं। कौन? जमालू और गेफांग। अब दूसरी बात क्या है कि जो मलाना है यहाँ पर प्राचीनतम लोकतंत्र है, यहाँ पर सिकंदर के वंशज रहते हैं। और मलाना की बातचीत करें तो मलाना एक गांव होने के साथ साथ ही एक खड्ड है और एक वैली भी है। गांव है, प्राचीनतम लोकतंत्र है और यहाँ पर जो आपको ये दोनों देवता मिलते हुए देखने को मिलेंगे। आई थिंक आप अच्छे से समझ के। मलाना में वर्तमान भी गेफांग की एक शातिर देवदार या देवदारू जिसको कहते हैं, उसकी लकड़ी की एक बनी हुई इस तरह की कुछ आकृति होती है जिसको वो लोग लाते हैं और पूजा इसकी करते हैं। तो शातिर ड्राइंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, पर लकड़ी का बना हुआ एक प्रतीक होता है जो गेफांग देवता को समर्पित है। अगर हम बातचीत करें ये डाबला जो है लाहौल स्पीति का एक प्रमुख क्या है? देवता है। लाहौल स्पीति का एक प्रमुख देवता है। लाहौल स्पीति का एक प्रमुख देवता है लाहौल स्पीति का। इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं डाबला। तो आई थिंक ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। गोंदला किला कहाँ पर स्थित है? तो थोड़ा सा आप समझिएगा। जो गोंदला किला है उसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें समझनी है। आपके सामने ऑप्शन ए में लिखा है स्पीति, बी में लिखा है लाहौल और सी में लिखा है कुल्लू, डी में लिखा है किन्नौर। आखिरकार इसकी बातचीत करें तो ये जो है लाहौल में देखने को मिलेगा। जो लाहौल है उस रीजन में क्या देखने को मिलता है? आपको गोंदला किला देखने को मिलता है। तो गोंदला किले के बारे में जब भी आप पढ़ें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। पर गोंदला किले के बारे में जब आप चर्चाएँ करें तो कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 1, थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करने दीजिएगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि आखिरकार जो गोंदला किला है उस किले के बारे में आपको अन्य क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 तो आपने ये देखा कि जो गोंदला किला है, गोंदला किला जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो गोंदला किला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये गोंदला किला जो है, इस गोंदला किले की जो लोकेशन है वो लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर है? लाहौल
स्पीति। अगर ऑप्शन अलग अलग दे के रखे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाहौल में है। ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई। जब ये बातें आप पढ़ रहे हैं, एक मिनट में, तो गोंदा किले की जब भी बातचीत कही जाती है तो आपको इसके बारे में कुछ एक चीज़ें याद रखनी है कि जब आप लाहौल जाएंगे तो पहले कुछ एक चीज़ें याद रखनी है कि ये जो है इस साइड ये वाला रीजन भागा का है और ये वाला चंद्रा का है, और बीच में आपको गोंदला किला देखने को मिलता है। आपको फिर मैं बार बार इस बात को क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गोंदला किला है, ये गोंदला किला आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि गोंदला किला जो है ये लाहौल क्षेत्र में पड़ता है, और जिस रीजन में ये पड़ता है वो रीजन मैंने आपको इंडिकेट किया, और कहा जाता है कि इस किले को राजा मानसिंह ने बनवाया था, राजा मानसिंह ने बनवाया था। और इस किले की उस वक़्त 7 मंजिलें होती थी, अभी वर्तमान में 5 मंजिलें हैं, और ये रीजन पूरा का पूरा ठाकरों का हुआ करता था। ऐसी कुछ कहानी इसके बारे में कही जाती है। और जब आप पढ़ें तो गोंदला किला जो है आपको अच्छे से पता चल गया। गोंदला किले के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन सारी ले ली। गोंदला से कुछ दूरी पर अगर मैं हैंड मैप बनाने की कोशिश करूं तो गोंदला की कुछ दूरी पर आपको क्या है, कुछ एक अन्य प्लेसेस देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं तो जो गोंदला किला है, गोंदला किला जब आप पढ़ बैठते हैं तो गोंदला किला, मान लो कि गोंदला किला ये है, ये गोंदला किला है, ये गुरु घंटाल आपको गोंपा देखने को मिलेगा जिसको मठ कहते हैं। कुछ दूरी पर तांडी प्लेस है, और इसके अलावा अगर हम तांडी की बातचीत करें तो ये थिरोट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये थिरोट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये थिरोट हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा थिरोट के अलावा कुछ दूरी पर आपको मृकुला देवी, और अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ मंदिर भी देखने को मिलते हैं, और थोड़े दूर पड़ते हैं उदयपुर के आस पड़ोस का एरिया, पर इस लोकेशन में ये आपको देखना है। तो ये मैंने सिसु बताया, सिसु हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर सिसु के बाद मैंने आपको ये गोंदला बताया, ये हैंड मैप है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा, ये गोंदला है। फिर गोंदला के साथ साथ ही अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, तांडी का प्लेस है जो आपको अच्छे से याद रखना। और मिला जुला कर जब तांडी आप देख बैठते हैं तो ये वाला जो प्लेस है, ये प्लेस जो है, ये प्लेस आपको एक ऐसा प्लेस देखने को मिलेगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, गोंदला को यहाँ लाइएगा और ये गुरु घंटा ले लीजिएगा। एक मिनट रुकना, अब आइए, ये आपका गुरु घंटाल है, थोड़ा मतलब नॉर्थ में है गुरु घंटाल गोंदला के, और ये वाला रीजन गोंदला है। तो इतना समझ लीजिएगा। और सारा का सारा, सारे के सारे जो रीजन है ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सारे के सारे रीजन आपको लाहौल वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो मिला जुला कर आपकी सारी की सारी बातें क्या हो गई, यहाँ से क्लियर हो गई कि गोंदला क्या है, तांडी क्या है। अभी हम आगे भी बातचीत करेंगे तांडी के बारे में, पर इतना सा याद रख लेना। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल्लू अंग्रेजों के अधीन कब आया? तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन ये वाला सही है। आखिरकार सिखों के अधीन की बातचीत की जाए, कुल्लू कब आया, तो इस डेट को भी याद रखिएगा, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुल्लू एज अ डिस्ट्रिक्ट कब बना, उसको भी याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, एक समय में कुल्लू का हेडक्वार्टर कांगड़ा होता था, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कुल्लू की बातचीत करें तो कुल्लू जो है देव घाटी के तौर पर इसको जाना जाता है। कई नाम में इसके बता चुका हूँ, कुलूत और साथ में कुलांतपट, कुज्जा, ये कुछ एक नाम है। रोमती भी इसका एक नाम है, अभी हम पढ़ेंगे। लाहौली वाले लोग कुछ ऐसा कहते हैं। मोन, यहाँ के लोगों को लाहौल स्पीति वाले लोगों ने कहा है, जिसका मतलब होता अच्छा पड़ोसी। आगे हम बातचीत करेंगे। दिलब्रू पर्वत हिमालय के किस भाग में पड़ता है? देखिए बेटा, दिलब्रू पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है। ये मध्य हिमालय में पड़ता है। दिलब्रू जो पर्वत है ये मध्य हिमालय में पड़ता है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो दिलब्रू पर्वत है, इस बात को आपने अच्छे से समझना है। ये मध्य हिमालय का पार्ट है।
मिला जुला कर जब आप ध्यान दें तो हमारे पास कितने हिमालय के पार्ट है, हमारे पास हिमालय के जो है हिमाचल प्रदेश में उसे 4 पार्ट है। पहले पार्ट को हम शिवालिक कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम मिड हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं, और एक जो है जिसको हम ट्रांस हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं या ब्रीद हिमालय कहते हैं या हिमाद्री कहेंगे, और एक अन्य पार्ट आता है जिसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। तो जो ये मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जिसकी आपसे चर्चा की जा रही है, वो प्लेस कहाँ पर पड़ता है? तो वो प्लेस पहली बात तो ये मध्य हिमालय में पड़ता है। हम किसकी बातचीत कर रहे हैं? तो मध्य हिमालय का ये पार्ट है, और मध्य हिमालय का पार्ट जो है इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ से आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आखिरकार डिलब्रू पर्वत, तो जो पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पहले तो मध्य हिमालय में रखना है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो पर्वत है, ये जो ड्रीलबू जो है, आखिरकार ये ड्रीलबू जो है, ये ड्रीलबू है क्या? तो ड्रीलबू जो है एक पर्वत है, इसको अच्छे से याद रखना। और ये जो पर्वत है, ये पर्वत कहाँ पर स्थित है? अगर मैं बातचीत करूँ तो लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी बात है। जब आप लाहौल स्पीति के बारे में ये बात जान बैठते हैं तो लाहौल स्पीति में ये पर्वत है। क्या है? ये लाहौल स्पीति में पर्वत है। पर इस पर्वत के बारे में जब आप पढ़ें तो बताइए ये लाहौल में पड़ेगा या स्पीति में पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन जो है आपको अच्छे से याद रखना। ये कौन सा रीजन होगा? ये लाहौल वाला रीजन होगा। आइए एक हैंड मैप बनाते हैं, जिसकी सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार आपको हैंड मैप बनाने की कोशिश क्यों करनी है और इसको क्यों सीखना है कि हैंड मैप जरूरी है। तो एक बार फिर दोबारा से चलते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं पूरा का पूरा एक मैप बनाऊं तो इस तरह का एक मैप है, जिसको हम पूरे के पूरे रीजन को लाहौल स्पीति कहते हैं, और बीच में एक जो है पास पड़ता है जिसको हम कुंजम पास कहते हैं। ये वाला रीजन जो है वरलाचा से ढका हुआ है, और इसके साथ ही ये वाला रीजन जो है कांगला दर्रे से लगा हुआ है। कुंजम दर्रा आपको पता चल गया। अब ये वाला रीजन जो है, इसको मैं एस से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको एल से इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर मिला जुला कर मैं बातचीत करूँ तो जो बरालाचा के फुट हिल से और कुंजम के आस पड़ोस से एक नदी निकलती है जिसको चंद्रा कहते हैं, और ऊपर से एक नदी निकलती है जिसको भागा कहते हैं। ये दोनों आपस में एक जगह पर मिलती है जिसको तांडी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और भागा और तांडी के बीच में एक पर्वत है, जिस पर्वत को ड्रीलबू पर्वत कहते हैं, और इसी पर्वत पर आपको गुरु घंटाल गोम्पा देखने को मिलता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए। पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में कुछ नहीं बताऊँगा, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋषि वशिष्ठ का अंतिम संस्कार किस स्थान पर हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन है। आपके सामने मैंने सारी की सारी चीज़ें लगा के रखी है, तो समझिएगा। आखिरकार तांडी, वशिष्ठ, रोहतांग, ब्यासकुंड, किस जगह पर ऋषि वशिष्ठ का अंतिम संस्कार हुआ था? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था वो जगह थी, बेटा ध्यान से सुनना, वो जगह थी, उस जगह का नाम है तांडी। उस जगह का नाम क्या है? तांडी। आप थोड़ा सा समझिएगा। आखिरकार तांडी जो है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर एक बात आपको फिर थोड़ा ध्यान से सुननी है कि जो तांडी के बारे में जब आप पढ़ें तो इन बातों को गौर से समझने का प्रयास करें। नंबर 1 पे तांडी जो है एक ऐसा प्लेस है, तांडी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। किसका संगम होता है? 2 नदियों का संगम होता है। 2 नदियों का संगम होता है, जहाँ पर 2 नदियों का क्या होता है? संगम होता है। और जहाँ पर 2 क्या आत्माओं का संगम होता है। 2 आत्माओं का संगम होता है। 2 आत्माओं का संगम होता है, जहाँ पर आत्माओं के साथ थोड़ा सा समझिएगा, जो 2 महान हस्तियां हैं, उनका पार्थिव शरीर क्या होता है? यहाँ पर वो पार्थिव शरीर छोड़ते हैं। 2 महान हस्तियों का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर उन्होंने छोड़ा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 2 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। 2 जो पार्थिव हस्तियाँ हैं वो यहाँ पर अपना शरीर छोड़ती हैं। 2 आत्माओं का यहाँ पर मिलन होता है। 2 नदियों का यहाँ पर मिलन होता है। अब थोड़ा समझिएगा कि जो तांडी है, इसका संबंध द्रौपदी से भी जोड़ा जाता है। जो द्रौपदी है, पांडव जो है
उससे भी जोड़ा जाता है। और इसके अलावा द्रौपदी के अलावा ऋषि वशिष्ठ से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। कहा जाता है ऋषि वशिष्ठ का जो अंतिम संस्कार हुआ था इस रीजन में हुआ था और द्रौपदी ने अपना पार्थिव शरीर इस रीजन में त्यागा था। जो चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, चंद्रा और साथ में भागा जो दो नदियां हैं, उनका संगम इसी जगह पर होता है। और जो ये रीजन है, ये रीजन आपको महान हिमालय के आदि नहीं देखने को मिलेगा, ये मध्य हिमालय के पार्ट में देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये जो है तांडी के बारे में कुछ एक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। और तांडी जो है लाहौल का एक क्षेत्र है जो आपको अच्छे से याद रखना है। ये पवित्र स्थान भी है क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध और साथ में हिंदू धर्म के जो लोग हैं इसको अपना पवित्र स्थान मानते हैं। तो ये हिंदू और जो बौद्ध है उनका एक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर जो है वो अपनी अस्थियां बहाते हैं। तो इसका मतलब इसका गंगा की तरह इस रीजन का मतलब गंगा घाट की तरह इस रीजन को पूजा जाता है। तो ये था कुछ एक चीज़ें जो आपने यहाँ से सीखी। भारत किस योजना के तहत आज़ाद हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जीके का क्वेश्चन है क्योंकि ब्रिटिश एरा की बातचीत है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है आखिरकार भारत किस योजना के तहत आज़ाद हुआ। तो मैं बातचीत करूँ तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार ये जो योजना थी इस योजना का नाम क्या था। तो पहले बार में मैं आपको बता दूँ कि जिस योजना के तहत भारत आज़ाद हुआ वो योजना थी माउंटबेटन। वो योजना कौन सी थी? माउंटबेटन। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना थी। और जो माउंटबेटन योजना है इस योजना के तहत भारत को आज़ाद किया गया। आखिरकार इस योजना के अन्य नाम क्या क्या थे? तो एक तो इसको नाम दिया जाता है थर्ड जोन प्लान। थर्ड जोन प्लान। दूसरा इसका नाम है बाल्कन प्लान। और तीसरा इसका प्लान है डिक्की प्लान। क्या है? डिक्की प्लान। और चौथा इसका प्लान है डिक्की प्लान है, थर्ड जोन प्लान है, बाल्कन प्लान है। और अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो इसी को इस्माइल प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्माइल प्लान भी कहा जाता है। इस्माइल प्लान भी है, इसी को कहा जाता है ये। और इसी को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इसी को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहेंगे। तो इतने नाम है। और इस योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली। भारत और पाक दो राष्ट्र बने, पाकिस्तान भी बना और इंडिया भी बना इस योजना के तहत। अगर हम बातचीत करें कि किस एक्ट के तहत, तो एक्ट जो था 1947 के एक्ट के तहत भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाक, इंडिया और जो पाकिस्तान है वो दो राष्ट्र बने। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। मिला जुला कर जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो 2-3 चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कौन सी है। नंबर 1 पे तो ये याद रखना है कि जो अंतिम वायसराय है वो कौन है? अंतिम वायसराय कौन है? अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर है वो कौन है? तो भी लॉर्ड माउंटबेटन आए। और इकट्ठा पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय, भारत के जो अंतिम वायसराय होंगे, भारत के अंतिम वायसराय तो कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। क्योंकि 1947 के एक्ट के तहत क्या प्रोविजन किया गया? जो वायसराय शब्द था उसको खत्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल जो शब्द था उसको लाया गया था। जो गवर्नर शब्द था, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको मुझे लगता है नीचे जाने की ज़रूरत है। अब ठीक है। तो जो गवर्नर शब्द था 1947 का जो एक्ट है उसमें कुछ एक प्रोविज़न है, उसमें से एक प्रोविज़न बता रहा हूँ। जो वायसराय शब्द था उसको ख़त्म किया गया और जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जो जीडी से लिख रहा हूँ उस शब्द को दोबारा से लाया गया। तो जब ये प्रोविज़न किया गया उस वक़्त भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इस एक्ट के तहत किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर माना गया?
तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर यहीं पर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी होगा, और वही अंतिम भी थे, अंतिम और पहले वही माने जाते हैं। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली और इसको अच्छे से याद रखेगा। ये 3 जून 1947 को इस योजना को पेश किया गया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई और इस योजना को नाम दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और इसके तहत भारत और पाकिस्तान को आज़ाद करवाना था, भारत पाक 2 राष्ट्र बनाने थे। आई थिंक आप अच्छे समझ गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने थे? तो अगर बातचीत करें तो 2 थे। क्या आप नाम बता सकते हैं? तो एक थे एच.सी. मुखर्जी जिनको कहते हैं एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी, ये हो गए वी.टी. कृष्णमाचारी। अच्छे समझना। संविधान सभा के आखिरकार संविधान सभा क्या थी? तो संविधान सभा जो थी, जिसका उद्देश्य जो था संविधान बनाना था, इसका गठन जो था कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। जुलाई अगस्त महीने में इसके चुनाव हुए और चुनाव के बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष इसका बना लिया गया था और उपाध्यक्ष आपके सामने मैंने बता दिया। आई थिंक आप अच्छे समझ गए, काफ़ी इंटेलिजेंट है। चलिए देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली संसद किसे कहा गया है? तो अगर मैं बातचीत करूं तो अंतरिम सरकार, संविधान सभा, या फिर 1935 का एक्ट या 1919 का एक्ट। तो यहाँ पर जो बातचीत आएगी, संविधान सभा को अंतरिम संसद कहा गया था। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था जो कानून बनाए, कानून व्यवस्था को चलाए। हमारे पास कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी। तो ये काम किसको सौंपा गया? ये संविधान सभा को सौंपा गया। और जब संविधान सभा को सौंपा गया तो इसे कई नाम दिए गए। इसको लघु संसद भी कहा गया। क्या कहा गया? लघु संसद भी कहा गया। वास्तविक तौर पर जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के 2 काम हो गए थे। एक काम संविधान को बनाना, दूसरा जो था एज आ पार्लियामेंट ये काम करती थी। तो लघु संसद इसको कहा गया, अंतरिम सरकार इसको कहा गया है। सॉरी क्या बोलते हैं, संविधान सभा का ये काम था, इसी को लघु संसद की संज्ञा दी गई और इसी को अंतरिम संसद भी कहा गया। इसी को अंतरिम संसद भी कहा गया था। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अप्रैल 1952 तक की पैटर्न चलता रहा। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मुझे आपने बताना है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तब तक आगे चलते हैं। इस एक्ट के तहत आरबीआई पूरी तरह अस्तित्व में आ गया और इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो आई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आई, अच्छे से याद रखना। यहाँ पर सीमित वोट की बातचीत की है। सीमित वोट जो थे, सीमित मताधिकार की बातचीत इस एक्ट में की गई। सीमित मताधिकार की बातचीत इसमें की गई थी। सीमित मताधिकार की बातचीत इसमें की गई थी। और अगर हम बातचीत करें राज्य का अलग बजट होगा, इसमें ये बातचीत कही गई थी। ये कुछ एक चीज़ें यहाँ से याद रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और आपने बताना है उसके उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए आगे चलें। किस अधिनियम को संविधान की कार्बन कॉपी कहा जाता है? मिला जुलाकर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 1935 का एक्ट जो है, इसे संविधान की क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी कहा जाता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की बातचीत की गई थी। मार्ले जो थे एक सचिव थे और मिंटो जो थे एक वाइसरॉय थे। आई थिंक आप अच्छे समझ गए हैं। और इसे जो मिंटो साहब है, इसे सांप्रदायिक का पितामह कहा जाता है। 1935 के एक्ट के तहत एक तो आरबीआई की स्थापना हुई, वर्मा भारत से अलग हुआ। इसके अलावा जो केंद्रीय द्वैत शासन प्रणाली थी उसको इसमें लाई गई और प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्ता दी गई थी। 1919 में जो सांप्रदायिक प्रणाली थी वो सिख थे, साथ में ईसाई लोग थे और जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली की बातचीत की गई थी। क्योंकि यहाँ पर तो मुस्लिम के लिए की गई थी। इसका मतलब था ए मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा और सारे के सारे मुस्लिम इसको वोट डालेंगे। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम, या इसी को कहते हैं अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली जो थी मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। इस एक्ट में और विस्तार किया गया और 1935 में इससे भी ज़्यादा विस्तार किया गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत और पाक जो बने इसी एक्ट के तहत बने, भारत को आज़ादी इसी एक्ट के तहत मिली थी। स्वांगला किस जाति से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, ब्राह्मण है। और ये स्वांगला जो है ये किन्नौर में आपको
देखने को मिलते हैं, किन्नौर में देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो ये जो घाटी है मुझे बताइएगा, इस घाटी को क्या कहते हैं? स्वांगला घाटी कहते हैं, जिस रीजन में ये लोग रहते हैं। इनका यूनिक ड्रेस है स्वांगला, और ये स्वांगला घाटी जो है इसी को बसपा घाटी भी कहते हैं, और ये बसपा नदी के द्वारा सिंची जाती है। जो बसपा नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है आप मुझे बताएंगे, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? और बसपा जो है किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है, मीन सुंदरतम या जो मोस्ट ब्यूटीफुल जो वैली है किन्नौर की, वो यही मानी जाती है। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणासन व्यक्ति के मुंह में लांबाओं द्वारा तैयार विशिष्ट पदार्थ जो डाला जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि जो बसपा है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ सतलुज लिख लीजिएगा, और करछम में ये सतलुज के साथ मिलती है। मरणासन व्यक्ति के मुंह में लांबाओं द्वारा तैयार विशिष्ट पदार्थ जो डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने लिखा है, उसे चिनलम्प मिंडुप कहते हैं। लांबा कौन होता है आखिरकार? ये लांबा जो है बौद्ध धर्म का रिलीजियस गुरु होता है। बौद्ध धर्म में जो लांबा है वो धार्मिक गुरु है। तो लांबा जो है वो कौन है? वो धार्मिक गुरु है। इसको अच्छे से समझना, कौन है? धार्मिक गुरु है। और ये जो धार्मिक गुरु है, ये जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण होता है उसी तरह, जैसे मुस्लिम धर्म में मौलवी होता है उसी तरह, जन्म से लेकर मरण तक के जो कार्य किए जाते हैं लांबा के द्वारा किए जाते हैं। तो ये चिनलम्प मिनडुम्प है, मरणासन में मरने से पहले, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कुछ एक जो रुपया या छोटा पैसा होता है उसको मुंह में डालते हैं, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी एक प्रकार की मान्यता है। खंगसर किला कहाँ पर स्थित है? ये खंगसर किला आपको लाहौल वाले रीजन में देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से आपने समझना है। मिला जुलाकर ये लाहौल में स्थित है। श्रीखंड महादेव किस नदी के तट पर स्थित है? आखिरकार श्रीखंड पहले पड़ता कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुल्लू की एक यात्रा है जो काफ़ी फेमस यात्रा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सतलुज नदी के आस पड़ोस में पड़ता है, सतलुज नदी के तट पर ये स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना। लवी का संबंध किससे जोड़ा जाता है? चिलगोजा, चुल्ली, लोई व पट्टी या जांटा मासा? तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है लोई। लोई जो है एक ऊनी वस्त्र होता है। आपने अगर पट्टू के बारे में पढ़ा है, ऊनी वस्त्र को हम क्या कहेंगे? लोई। और लवी फेर जो है 300 वर्ष पुराना फेस्टिवल माना जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना फेस्टिवल है। 1681 के आस पड़ोस में केहरी सिंह और तिब्बत के एक राजा थे, उनके बीच में एक संधि हुई। इस संधि का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना था, और जब ये संधि हुई उसके उपलक्ष्य पर इस मेले की शुरुआत हुई। तो आपने केहरी सिंह को याद रखना, 1681 को याद रखना, और जिस रीजन के आस पड़ोस में लगता है वो रामपुर है, और रामपुर जो है आपको सभी को पता है धौलाधर के आस पड़ोस में पड़ता है। तो रामपुर की जब बातचीत आए तो रामपुर को आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है कि रामपुर के बारे में जो है, रामपुर ये सतलुज नदी के आस पड़ोस में है और धौलाधर पर्वत के अधीन पड़ता है। मध्य हिमालय का, इसका मतलब मिड हिमालय का ये क्या हुआ? पार्ट हुआ। और इस रीजन में जो है ये मेला लगता है। राम सिंह ने इसकी स्थापना की। एक समय में ये जो राम सिंह ने स्थापना की रामपुर के, तो रामपुर भी एक समय में बुशेर की राजधानी हुआ करता था। रामपुर एक टाइम में बुशेर की राजधानी भी रहा। लवी फेस्टिवल यहाँ पर लगता है। तो मिला जुला कर आपको अच्छे से पता चल गया जो आपको यहाँ से सीखना था। लोई का व्यापार होने के कारण इसका नाम लवी पड़ा। वास्तविक तौर पर यह व्यापारिक मेला है, तो इसको भी अच्छे से समझना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किन्नर देश किस जिले का भाग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति चंबा किन्नौर। तो जो वर्तमान में ये किन्नौर का भाग है। अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो किन्नर देश जो है इसको आपने अच्छे से समझना। किन्नर देश जो था ये बुशेर का पार्ट होता था। किसका पार्ट होता था? बुशेर का ये पार्ट होता था। बुशेर रियासत का ये क्या होता था? एक ज़माने में पार्ट होता था। जब ये सारी की सारी बातें आप जान बैठते हैं तो बुशेर तो आपको अच्छे से पता चल गया कि बुशेर रियासत का पार्ट होता था। अभी किसका पार्ट है? अभी ये किन्नौर का पार्ट है। किन्नौर का पार्ट है किन्नर देश, और किन्नर देश जो है किन्नौर का पार्ट है। आखिरकार किन्नर देश जो है किन्नौर को ही कहा जाता है। किन्नर देश क्या है? किन्नौर में एक प्रदेश है जहाँ पर रहने वाले पुरुष को किन्नर कहा जाता है, और किन्नर को बिना दाढ़ी वाला पुरुष कहा गया है। ये आपको अच्छे से समझना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालिदास ने अपनी कुमार संभव में ऐसा कुछ विवरण किया है। और किन्नर देश के बारे में कुमार संभव में जो कालिदास की संस्कृत में लिखी गई रचना है उसमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपने राहुल सक्रित्यान को पढ़ा है, राहुल सक्रित्यान एक बड़े लेखक, हिमाचल के बारे में उन्होंने स्पेशली किन्नौर के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। राहुल साकरी, अगर आप लाइब्रेरी से इस बुक को इशू करवाते हैं तो आपको मिलेगी राहुल सक्रित्यान। तो इन्होंने किन्नर देश के बारे में लिखा हुआ है। तो मिला जुला कर मैंने आपसे ये बातचीत कही, आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा। किन्नर देश का संबंध किन्नौर से जुड़ा जाता है, और जिले की बातचीत करें किन्नौर, और रियासत की बातचीत करें तो रियासत में क्या आएगा? रियासत में जो आपको देखने को मिल रहा है, रियासत
जो रियासत है, रियासत में जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, बुशहर, जो शिमला की सबसे पुरानी रियासत थी। ये थे सारे के सारे क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। और आज का इतना ही, और बचा हुआ कल करेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो बच्चे अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो 500 रुपये में आपको HPG के जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए PhD के बच्चे हैं और अन्य जितने भी पेपर होने वाले हैं हिमाचल के लिए, उसके भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी, इंग्लिश या जो GS के कितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उसको लेना चाहते हैं वो भी है। और PYQ में आना चाहते हैं वो क्लासेस भी चली हुई है। स्पेशल मैराथन ऑन संडे होती है, जो पॉलिटिकल 1000 क्वेश्चन की है, वो 99 रुपीज़ में है। और अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट जो है वो लेना चाहते हैं तो 100 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसे कांटेक्ट करना है तो मैं कई बार आपसे ये नंबर शेयर कर चुका हूँ, दोबारा से एक बार फिर मैं आपसे ये नंबर शेयर कर रहा हूँ। नंबर है 9625392020। ये क्लासेस आपको ऑनलाइन मोड पे रहेगी। आप अगर आना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। तो ये था आज का सेशन जो आपके साथ मैंने किया। कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट रहा हो तो भी बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।